नमस्कार दोस्तों। तो हमारे YouTube चैनल यूपीएससी वर्स पे आप सभी का स्वागत है। तो हमने आपसे एक वादा किया था कि 72nd यूपीएससी का फुल कोर्स हम आपको फ्री में करवाएंगे। ठीक है, जिसके लिए हमारा आपका करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, उसमें हमारा 3 वीडियोस आ चुकी है मंथली। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग आपका बिहार स्पेशल्स के भी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी के भी हमारे 4-5 लेक्चर आ चुके हैं। उसके बाद हमारे इकोनॉमिक्स के भी आपके 5 लेक्चर आ चुके हैं। ज्योग्राफी के 3 लेक्चर मैंने ही लिया था और 2 लेक्चर रिकॉर्डेड वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी अब देखा जाए तो अभी हम हिस्ट्री हमारा काफ़ी आपसे लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिस्ट्री को भी शुरू करो, क्योंकि मेजर जंक होता है और बीपीएससी में अगर देखा जाए तो 30+ मार्क्स ही आपका हिस्ट्री का रहता है। ठीक है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका 15 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री रहता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर। तो ये पहला लेक्चर है आपका आधुनिक इतिहास का, भारत में यूरोपियन का आगमन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी तो किस प्रकार से आई? तो सबसे पहली कंपनी जो आई थी वो तो पुर्तगाली, दूसरी थी डच, तीसरी थी अंग्रेज, चौथी थी डेनिश और पांचवी थी फ्रांस। ठीक है, इस तरह से आई थी। ये क्वेश्चन में पूछता है तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें आपको ये जानना है कि भारतीय में जो कंपनी आई थी तो ये लोग वाटर रूट से आई थी। किस रूट से आई थी? तो वाटरवे से आई थी। ठीक है, तो पुर्तगाल के एक प्रिंस थे, ठीक है, हेनरी। ठीक है, इनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता था। ठीक है, और ख़ास करके अगर देखा जाए तो ये समुद्री रास्ता को खोजने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर थे। हुआ क्या था कि पहले, अच्छा एक चीज़ देखना यार, बहुत कोई बोलता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो ये बिल्कुल गलत है। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री रास्ते की खोज की थी। ठीक है, और उसके पहले भारत के बारे में लोगों को पता था, तो वो बस वो समुद्री रास्ता की खोज कर रहे थे ताकि उन्हें व्यापार करने में आसानी हो। और आप देखोगे कि ये 15 सेंचुरी के आसपास आपका यूरोप में काफ़ी सारा युद्ध हुआ था, फिर से वहाँ पर धार्मिक रेनिसेंस हुआ था। ठीक है, रिलीजियस लेकर के रिलीजियस वार ये सब खत्म हुआ था। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ जाएगा, बाकी दूसरे अलग अलग कॉलोनी बनाएंगे यूरोप, वहाँ से पैसा लेंगे, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो अग्रसर थे। इसी में आप देखोगे कि स्पेन के नाविक जो थे कोलंबस, वो भी भारत के रास्ता खोजने के लिए निकलते हैं, बट वो अमेरिका खोज देते हैं। ठीक है, तो आपको बस इसमें ये याद रखना है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये 4 व्यक्ति भारत, इस तरह से ये 4 कंपनियां आई थी। और इसमें आपको एक ईयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पुर्तगाली तो आए थे, तो कहाँ पहुँचे थे? तो केरल में पहुँचे थे 1498 में। ठीक है, तो यहाँ पे थे वास्को डी गामा आए थे, वहाँ के शासक उस समय थे जमुरीन। ठीक है, और ये वास्को डी गामा भैया जब आए थे, ठीक है, ये जब आए थे तो ये यहाँ से मसाला लेकर के गए, और ये मसाला पे उनको 60 गुना मुनाफा हुआ था। ठीक है, आगे स्लाइड में है, इसको देख लेंगे। ठीक है, अगला था आपका 1602 में डच आए थे। ये कहाँ पे आए? तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में आए। ठीक है, उसका 1601 में गुजरात से ब्रिटिश भारत पहुँचे। देखो इसमें क्या है ना, कि 1600 में कंपनी बन जाती है। ठीक है, बट वो भारत पहुंचते हैं 1608 में। इसमें भी 2 क्वेश्चन आता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 1600 में जब कंपनी बनी थी तो भारत में शासक थे अकबर। ठीक है, 1608 में जब ये पहुंचे तो यहाँ पे किसके कोर्ट में पहुंचे? ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे डच आए 1616 में, 1616 में डेन आए, ये तमिलनाडु के ट्रेवनकोर में पहुंचे। 1664 में फ्रांसीसी का आगमन होता है, कहाँ? तो पौंडीचेरी में। और 1757 में ये बंगाल के नवाब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ पलासी हुआ था, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पुर्तगाली के बारे में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। तो कह रहा है ये भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। कौन थे? पुर्तगाली। कब आए? 1498 में। और सबसे लास्ट में 1961 में ये गए थे, वो भी जाना नहीं चाह रहे थे, ज़बरदस्ती गए। ठीक है, और ये पुर्तगाली ने समुद्री मार्ग में भारत की शुरुआत, व्यापारिक शुरुआत की। इसमें और कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ इंटरेस्टिंग आ जाता है। कहता है जब वास्को डी गामा निकले थे
भारत के समुद्री रास्तों की खोज पे, तो उनको अब्दुल इन माजिद ने सहायता की थी। लेकिन कुछ कुछ कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, एक गुजराती नाविक उनको हेल्प किया था कालीकट खोजते हुए। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग यहाँ पे मत है। तो ये 20 मई 1498 को ये वास्को डी गामा भाई साहब पहुँचते हैं वहाँ पे। उनको जो शासक रहते हैं जमीरीन, ठीक है, उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों के बीच एक समुद्री मार्ग का खोज हो जाता है, भारत और यूरोप के बीच, ठीक है। और ये भाई साहब 1498 में आए, फिर 1502 में वो वापस आते हैं, और इनको कितना लाभ हुआ था, तो 60 गुना मुनाफा हुआ था भैया, ठीक है। कोई यहाँ पे दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आप लोगों को। इसका आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए मैंने बताया था ज्योग्राफी वाले लेक्चर में किस तरह से, ठीक है। तो ये आपका मान के चलिए आपका A4 को पेजेस है, तो इसमें आप इधर एक चौथाई छोड़ दिए, इधर आप एक चौथाई छोड़ दिए। यहाँ पे आप टॉपिक लिखे, यहाँ पे आप जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स था आप उसको उतार लिए, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपका खाली छूटेगा, एम्प्टी रहेगा। ये क्यों रहेगा कि इन फ्यूचर में अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन मिला तो आप यहाँ पे इससे रिलेटेड है तो आप यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और जब ये आपका टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद आप एक पेज छोड़ना आपको ऐड ऑन करने के लिए, ठीक है। अब जब ये पुर्तगाली आए थे, ठीक है, तो 1500 में एक इनके कैब्रियल नाम का एक व्यक्ति आता है, वो यहाँ पे जखीरा वखीरा लेकर के आता है। बट मेन इनकी स्थापना शुरू होती है 1505 में, जब इन्होंने फ्रांसिस डी अल्मेडा को अपना प्रथम वायसराय बना करके भेजता है। और इन्होंने क्या बनाया था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी बनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, तो कहता था ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन एम था कि हिंद महासागर और ओशियन पे आपका अधिकार हो। किसका हो, तो पुर्तगाली का अधिकार हो। और यहाँ पे समुद्र पे जो जो व्यापार हो रहा है इस पर नियंत्रण हो, और नौसेना को मजबूत करना, यही था इसकी ब्लू वाटर पॉलिसीज की इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया था अल्मेडा ने, फ्रांसिस अल्मेडा ने। 1505 में यूरोप के पुर्तगाली गवर्नर थे, ठीक है। और जब ये भाई साहब आए थे यहाँ, तो इन्होंने कालीकट में अपना पहला फैक्ट्री लगाया, ठीक है, कालीकट में। लेकिन कहता है ना कि यहाँ पे कुछ इसका विरोध हो गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो रेगुलर जो फैक्ट्री चल रहा था वो आपका कालीकट में नहीं जा करके आपका वो कोचीन में था। और इसमें इसके बाद के जो गवर्नर थे वो भी पहले आए थे, देखो घूमने के लिए आते रहते थे, एज ए सैनिक के रूप में आया होगा, पावर कम होगा तो वो वहाँ पे मैनेजर के रूप में आया होगा। तो वहाँ पे वो कोचीन में एक दुर्ग का बनवाता है, ठीक है, 1503 में। उसके बाद फिर कन्नूर में बनाता है 1505 में, ठीक है। तो अल्मेडा को इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है ब्लू वाटर पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक यही थे पुर्तगाली शक्ति का भारत में। इन्होंने क्या किया, तो 1509 में ये पुर्तगाली गवर्नर बन के आए। 1510 में ये गोवा को हासिल करते हैं बीजापुर के आदिल शाही शासकों से। उसके बाद फिर ये राजधानी बना देते हैं गोवा को। और 1511 में मलक्का पर अधिकार करते हैं, 1505 में हमरूज पर अधिकार करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ देखना, अभी हमरूज को लेकर के एक न्यूज़ चल रहा है कि ट्रम्प साहब, ठीक है, हमरूज पे को लेकर के ईरान से लड़ गए। अब वो कह रहे हैं कि मलक्का पे भी करेंगे, ठीक है। तो कहीं लगता है ना ट्रम्प साहब को अल्बुकर्क की आत्मा आ गई है, ठीक है। उसी तरह का आइडिया ये भी है, मलक्का पे भी अधिकार करेंगे, हमरूज पे भी अधिकार करेंगे। तो ये सब काम की चीज़ें नहीं है, बस आप याद रखो कि अल्बुकर्क जो है वो 1511 में मलक्का पे और 1515 में हमरूज पे अधिकार किया, 1510 में गोवा को छीना, और ये सबसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत कुछ है जानने के लिए, बट आप वही जानो जो एग्जाम में पूछता है, और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है खास सारे पीसीएस का। अगला है आपका नीनो दी कुहा। ये भाई साहब का काम ये था ना कि 1529 से 38 तक भारत में गवर्नर थे। और इन्होंने जैसे लास्ट टाइम वो क्या बनाए थे, अल्बुकर्क कैपिटल बना दिया था गोवा को। गोवा को क्या बना दिया, तो कैपिटल। बट उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे नहीं लाया था, कोचीन में ही उसका गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर सारा रहता था। तो ये भाई साहब गोवा में वहाँ का मुख्यालय हेडक्वार्टर को ले आए, जिससे कि गोवा का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। तो अभी तक हमने देखा था कि इन्होंने गोवा में हेडक्वार्टर को ले आया था। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने 1534 में गुजरात के जो बहादुर शाह थे उनसे बेसिन, यानी कि यहाँ पे ये समुद्र तट वाला जो पात्र था
पार्ट था उसको उन्होंने वहाँ पे उसका राजस्व और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया था। अब धीरे धीरे अपने अपने पावर को कंसोलिडेट कर रहा है पुर्तगाली। उसके बाद अब ये था क्या कि इंडिया के अभी तक ये वेस्टर्न तट पे था, अब यहाँ से वेस्टर्न तट से यहाँ से उठ कर के ईस्टर्न तट की ओर चल रहे हैं, और यहाँ पे बंगाल के हुगली पे इन्होंने क्या किया कि अपना कार्यवाहक प्रभाव को विस्तार करने के लिए हुगली को नामांकन किया। तो गए तो वहाँ पे हुगली में, बट वहाँ पे जाके ये लोग लूटपाट चालू कर देते हैं। फिर बाद में इसको मुगल एम्पायर बहुत मार मार के वहाँ से भगाता है। हाँ, अब इसमें अगर आप देखो तो 1535 में क्या थे, अब ये बंगाल जब ये पहुँचे हैं भाई साहब, तो बंगाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम डिटेल में देख लेंगे। तो बंगाल जब ये पहुँचते हैं तो बंगाल के जो शासक रहता है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, वो पुर्तगाली को बंगाल में शेर शाह सूरी के आक्रमण के विरोध में सहायता देने पर चटगांव देता है। अब देखो शेर शाह सूरी भी इस समय अपना पावर पे था, तो वो बंगाल पे आक्रमण करना चाहता था, तो वहाँ का जो शासक था गयासुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, उसका हेल्प कौन कर दिए, तो उसका हेल्प कर दिए कौन, पुर्तगाली उसका हेल्प कर दिए। तो उसके एवज में आकर के वो क्या किया कि चटगांव दे दिया। तो जब इनको चटगांव मिला तो ये फिर बाद में सतगांव भी ले लिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट ले लिए, बीच में आपका हुगली पड़ जाएगा। अब यहाँ पे जब ये लोग पहुँचे, अब ये पहुँच के यहाँ पे व्यापार नहीं करना चालू किया, यहाँ पे समुद्री लूटपाट करना चालू कर दिए, ठीक है, डाका डालना ये सब काम करने के लिए। तो इसमें लेकर के मुगल बादशाह शाहजहाँ बहुत ही गुस्सा हो जाता है, ठीक है, 1632, और वो कासिम खां को भेजता है कि जाओ जाकर पुर्तगाली बस्ती तबाह करो और उन लोग को वहाँ से हटाओ, बहुत तंग कर रहा है। तो कासिम खां आता है और पुर्तगाली निवासी को बहुत मारता है, जिसमें कि 1000 से अधिक को बंदी बना लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में यहाँ पे अंग्रेज आना चालू करते हैं। उसके बाद फिर एक जॉब चार्नक नाम का व्यक्ति रहता है जो कि सूपनती कलकत्ता ये सब का पार्ट को बनाता है। जो मॉडर्न कलकत्ता का है उसका भी इसका श्रेय इसी को जाता है कि जॉब चार्नक ही उसको मॉडर्न कलकत्ता को बसाया था, ठीक है। बस इसमें एक डिबेट है, कहता है कि नहीं वो पहले से था, वो उसका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पे का रीजनल पॉलिटिक्स में कलकत्ता को लेकर के इशूज़ चल रहा है। तो बस आपको ये याद रखना है कि 1632 में वो लोग समुद्री लूटपाट का बना लिया था। तो शाहजहाँ भेजा था किसको, तो कासिम खां को। कासिम खां पहुंचा, पुर्तगाली को बहुत मारा और 1000 से ज़्यादा को बंदी बना दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक के लिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अब जब ये भाई साहब ये पुर्तगाली लोग हैं, अब इनका पतन देख लेते हैं थोड़ा सा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि 1961 में ये फाइनली भारत से चला गया था। अब ये लोग जाना नहीं चाहता था भाई, ठीक है। और ये लोग को जब भारत के मतलब अधिकार हो गया था गोवा पे, ठीक है, गोवा पे जब भारत का अधिकार हो गया था तो वहाँ का जो शासक था ना पुर्तगाली शासक, वो नहीं दिया था कि हो जाए। तो 1970 में फाइनली भारत की संप्रभुता को मान तक नहीं दिया था, 1970 में दिया। लेकिन अब हमारा और पुर्तगाल के साथ व्यापारिक संबंध ठीक है, ठीक है। तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा। अच्छा एक ये भी देख लो कि 54 में एक गोमताक दल है, ये दादर नगर हवेली और दमन पे अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे गोवा लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। फाइनली 1961 में पुर्तगाली से हमें आज़ादी मिल जाती है, फाइनली भारत के अंडर में आ जाता है। अब भाई साहब हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग्रेज, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन होता है भाई साहब वो 1599 और 1600 में होता है। इसका कहानी ये है कि 1599 में लंदन में कुछ व्यापारी का एक समूह रहता है जिसको कि मर्चेंट एडवेंचर्स का बोलते हैं। वो 30,000 पाउंड के आसपास का चंदा लेकर के पहुंचता है और एक आवेदन करता है कि हमें ईस्ट में व्यापार करने की परमिशन दी जाए, ठीक है। लेकिन इनको स्वीकृति नहीं मिलती है। तो ये लोग फिर से पहुंचता है, इस बार अपना जो अमाउंट है उसको बढ़ा देता है, 30,000 से 68,000 पाउंड कर देता है, 68,370 समथिंग। इसको आपको इंपॉर्टेंट नहीं रखना है, ठीक है। आपको बस अगर याद हो सके तो ये कंपनी का नाम याद रखो, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बस आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है। और एक डेट है यहाँ पे 31 दिसंबर 1600 को इसको ये चार्टर मिल जाता है। इस समय इंडिया में कौन होगा, इंडिया में राज कर रहे हैं अकबर, ठीक है। तो याद रखना कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जब फॉर्मेशन हुआ था तो भारत में कौन थे, अकबर। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस होता है। लेकिन जब वो भारत पहुंचा था तो कहाँ कौन होगा, तो हो जाएगा जहांगीर, ठीक है, जब भारत पहुंचा था तब। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो अंग्रेज किस तरह से भारत में अपने पैर जमाए। तो 1608 में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचता है,
ठीक है, और जब जहांगीर के दरबार में जाता है। अब देखो यार, है क्या ना कि मुगल में अभी पहले से एक यूरोपीय शक्ति पहुंची हुई है, उसका नाम है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली पहुंची हुई, वो नहीं चाहती है कि हमारा एक और कंपटीटर पहुंचे, तो इसको ये लोग फैक्ट्री बनाने नहीं देता है। ठीक है, तो 1611 में फैक्ट्री बनता है, लेकिन उसका काफ़ी विरोध करता है। ठीक है, तो 1600, अब ये हॉकिंग साहब जो है, इनको तुर्क भाषा बहुत अच्छी से आती है। ठीक है, इनको टर्की बहुत ही अच्छे से आती है हॉकिंग साहब को। तो ये जब जहांगीर से मिलते हैं तो जहांगीर भी देखता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको कुछ व्यापारी अपना क्या करते हैं, थोड़ा सा छूट देना चालू करता है, और पुर्तगाली से उन लोग का थोड़ा मोह भंग हो गया था। ये पुर्तगाली की कहानी ये है ना भाई साहब, ये लोग रिलीजियस बहुत ही ज़्यादा थे। ठीक है, कौन? तो पुर्तगाली, एक मिनट, पुर्तगाल वाला स्लाइड में चलते हैं। तो ये जो पुर्तगाली थे, ठीक है, ये पुर्तगाली जो भाई साहब थे, इस स्लाइड से अच्छा है ये स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, इनके पतन का एक और रीज़न था कि ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थे। ठीक है, ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी फैले। ठीक है, इसके लिए क्या किए, ये अकबर को भी चाहते थे कि अकबर भी हमारे यहाँ कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन मान ले। इसके लिए उन्होंने बशर्ते एक मिशन दिया था, वहाँ से वहाँ से बैप्टिस्ट क्रिश्चियन ये सबको बुलाते थे, दो दो चार चार, इसको बनाने के लिए। और अकबर भी काफ़ी चाव से इनकी बातें सुनता था, लेकिन एट द एंड वो इनको मना कर दिया। उसके बाद फिर दोनों के बीच में थोड़ा सा तू में होता है, और फाइनली जहांगीर के टाइम में हम देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उन्हें लग रहा था कि अंग्रेजी कंपनी है, ब्लू वाटर पॉलिसीज़ है इसके पास, जिसका समुद्र में बहुत ही प्रभाव है, तो अंग्रेज़ों को लगता था कि ये पावरफुल है, तो उसको उतना तंग नहीं करता था, उसको व्यापार करने दे रहा था, और उसी की बात मान करके अंग्रेज़ों को भी नई कोठी बनाने दे रहा था। बट 1613 में होता क्या है कि बैटल ऑफ स्वाले होगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे थॉमस वेस्ट जो है ब्रिटेन के, वो पीट देते हैं पुर्तगाली को। तो मुगल कहेगा अच्छा ये तो पावरफुल व्यक्ति है भैया। ठीक है, मुगल कहेगा ये तो कौन है, अंग्रेज़ तो पावरफुल है, अब इसको अलाउ कर दो। तो फाइनली ये सूरत में, ठीक है, 1613 में फैक्ट्री बनाना देता है। उसके बाद फिर थॉमस और जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और एक अच्छा डील क्रैक करते हैं। कहाँ से? जहांगीर से। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो इसी में कुछ इंपॉर्टेंट है। देख लो, 1613 में मैं भी आपको बताए थे थॉमस वेस्ट के बारे में, जो कि बैटल ऑफ स्वाली में पुर्तगाली को हराता है। फिर 1639 मद्रास, 1668 मुंबई और 1690 में कलकत्ता। उतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट रहता है एक सूरत वाला, उसको याद रखो। अगला क्या है? बम्बई। ठीक है, इसमें भी देखो, अभी तो कह रहा है ना अंग्रेजों ने, अरे तुम लोग बहुत ही मतलब लोअर माइंडसेट का आदमी है, शोषण करता है, दहेज लेता है। शुरू कौन किया था भाई? दहेज में बंगाल ले लेता है, सॉरी बम्बई लिया था ये ब्रिटिश। देखो हुआ क्या कि पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उसका शादी होता है इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से। और देखो, इंग्लैंड का जो चार्ल्स प्रथम था ना, उसी का दूत कौन था? तो हॉकिंस था, ये याद रखना। काहे कि उस समय राजा था कौन? जेम्स वन था राजा। जब कौन आया था? तो हॉकिंस आया था। हॉकिंस जब आया था तो राजा कौन था? तो जेम्स वन था, तो उसी का दूत था। ठीक है, उसका चार्टर लेकर के आया था, और उसमें ये जो चार्टर लाया था हॉकिंस ना, ये अकबर के नाम पे लाया था। तो जहांगीर काफ़ी इससे सुनते खुश हो गया था कि मेरे पापा का इतना रिस्पेक्ट है यूरोप में, तो भैया कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये लोग आया था डील क्रैक करने, डील क्रैक कर लिया, और तुम लोग को फिर फाइनली हटा ही दिया। बहुत मारा है लेटर मुगल को। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि इसको बम्बई मिला था दहेज में, चार्ल्स द्वितीय की शादी हुआ था। तो फाइनली फिर वो जब राजा के पास बम्बई आया तो उसको क्या किया कि लीज पे दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। जाओ जा करके तुम व्यापार करो। ठीक है, कितना पाउंड था वो ध्यान में नहीं आ रहा, 60 to 70 समथिंग पाउंड था, ये 1,00,000 पाउंड पे दिया था। आप लोग उसको देख लेना और कमेंट कर देना। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है 60-68 में इधर ही क्या है, अब यहाँ पे ये धीरे धीरे अंग्रेज का पावर हो रहा है। तो पावर है तो थोड़ा सा शरीर तो ऐठेगा ना भाई। ठीक है, विथ पावर कम द, पावर को फेंकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी तो आ जाती है कि मेरे पास पावर है, हम डंडा मारेंगे। तो ये जॉन चाइल्ड साहब हैं, ये क्या किए कि एक हज, ये अब इनके पास तो काफ़ी पावर हो गया था, खास करके आपके समुद्र में। ठीक है, तो समुद्र में जब पावर हो गया था तो कुछ लोग हज पे जा रहे थे, कहाँ? अरब। तो उनका हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास करता है जॉन चाइल्ड। इसको औरंगजेब बहुत मारता है, इसको फाइनली भारत से निकासित कर दिया जाता है।
ठीक है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये देखना 1668 में, ठीक है, मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का कोशिश किया था। कौन किया था? तो जॉन चाइल्ड किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक नए हैवीवेट चैंपियन की एंट्री होती है इंडिया में, जिनका नाम है फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये 1664 में यहाँ का एक मंत्री होता है लुइस 14 का, कोलबर्ट। ठीक है, अब देखो यार, तुमको याद आया होगा लुइस 16 के, जरूर याद होगा। ठीक है, लुइस 16 तुमको जरूर याद होगा। ये क्या था कि जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो इसकी एक वाइफ थी, उसका नाम था मेरिना एंटोनी। ठीक है, लोग जब इनको जा करके बोला ना कि खाने के लिए रोटी नहीं है, तो कहता है कोई बात नहीं, केक खाओ। वो लोग जा रहा है कि इतना गरीबी है, भूखमरी है, नहीं है रोटी, तो ये कह रही है केक खाओ। का है कि लोग गरीबी देखबे नहीं किया था अपना, पहले सब वर्साइल में रहता था, राजा महाराजा की तरह ठाठ का जीवन जी रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से कहा जाता है कि इसके पास 60,000 से भी ज़्यादा जूतियाँ थी। और फाइनली जब वहाँ पे आपका रिवोल्ट आगे बढ़ता है, फ्रांसीसी क्रांति आगे बढ़ता है, तो आपका ये लुइस 16 और इन दोनों को गिलोटिन कर दिया जाता है। तो इसी का पूर्वज था कौन? लुइस 14, और ये बहुत ही पावरफुल था भाई। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ये क्या किया था, इसी का मंत्री कोलबर्ट था, जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी करता है। और ये जो कंपनी बनेगा, इसमें गवर्नमेंट का फंड होगा। ठीक है, प्राइवेट नहीं होगा, इसमें गवर्नमेंट का फंड होगा। ठीक है, इसलिए इसका अफेयर्स को गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकता था। ठीक है, अब इसमें देखो इस कंपनी का नाम क्या था, तो ले कॉमर अथी कंपनी फ्रांसो पोर ले कॉमर्स देस इंडस ओरेंटियस, इतना याद मत रखना। ठीक है, इसमें खाली आपको ओरेंटियस अगर याद रह जाएगा, फ्रांसिस याद रह जाएगा, तो आपका क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आप टिक मार दोगे। ठीक, इसमें हम अभी आपको बताए थे गवर्नमेंट फंडेड था, तो सबसे बड़ा शेयर किसका होगा? तो गवर्नमेंट का होगा, और राज्य इसका खर्चा का एक हिस्सा वहन करेगी। ठीक है, और 1667 में किसके नेतृत्व में आया था? तो फ्रांसिस कॉरन के नेतृत्व में आया था एक दल भारत, और 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसी के बारे में थोड़ा सा है, तो आप ये देख लो कि पौंडीचेरी में इसका, तो पौंडीचेरी में फ्रेंच की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र था, जो कि तमिलनाडु में है। पश्चिम बंगाल में चंदन नगर था, केरल में मोहे था, तमिलनाडु में कैरिकल था। ठीक है, 1664 में आया, मंत्री की कौन था? कोबर्ट था। 1668 में पहली फैक्ट्री किया, और 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाया। ये बस फ्रांस के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, देख लो। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्नाटिक वार्स, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ, आ ही गया। अब ये देखो 1746 और 1748 में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में एक निर्णायक युद्ध होता है, जो कि फाइनली आगे जा कर के डिसाइड कर देगा कि इंडिया में कौन राज करेगा, या तो फ्रांसी या तो ब्रिटिश। अब इसका आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि इसका कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, ये इसका सबसे बड़ा कारण था। भारत में कर्नाटक युद्ध होने का, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में व्यापार को लेकर के तो प्रतिस्पर्धा हो ही रही थी, और समुद्री संघर्ष भी था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरोप में। अब इसमें क्या होता है कि मद्रास पे जो फ्रांसी गवर्नर है डुप्ले कब्जा कर लेता है 1746 में। ठीक है, उसके बाद सेंट थोमे नामक एक जगह पे नवाब अनवरुद्दीन को सपोर्ट करता है अंग्रेज, और ये आता है लड़ाई करने के लिए। यहाँ पे डुप्ले इसको बहुत ही पीट देता है। डुप्ले बहुत ही पावरफुल आदमी, किसका? तो फ्रांस का। ये जो डुप्ले है ना, बहुत ही पावरफुल आदमी। और जो आप आगे जा करके पढ़ोगे सब्सिडरी अलाइंसेस, ठीक है, सो स्टार्टिंग में इसका स्टार्ट करने का श्रेय दिया जाता है डुप्ले को ही। सबसे पहले भारतीयों के खर्च पे अपना सेना को डिप्यूट करने का आइडिया डुप्ले ही दिया था। यहाँ तक ये बोला था कि जाओ जा करके भारतीय महिलाओं के साथ शादी करो, अपना वंश बढ़ाओ इंडिया में। ठीक है, तो ये बहुत ही दिमाग वाला आदमी रहता है। और फाइनली अंग्रेज इसको नहीं हरा पा रहा था ना, तो एक डील करता है कि डुप्ले को बाहर हटाओ, इंडिया से भगाओ। तो जब डुप्ले इंडिया से बाहर चला जाता है, तो फिर इसकी पकड़ कम होने लगती है। ठीक है, इसका एंड कैसे हुआ? तो ट्रीटी ऑफ ला सपेल की संधि से। ठीक है, आप इसको याद रखना, और इसमें मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल जाता है। आगे देखते हैं, कर्नाटक का जो सेकेंड युद्ध हुआ था 1749 से 1754 के बीच, इसमें क्या था रीजन? तो इसमें रीजन था भैया, कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का विवाद हो गया था। कर्नाटक में मुजफ्फर जंग वंशज नासिर जंग की इशू चल रही थी, कर्नाटक में चंदा साहिब और मोहम्मद अली का। अब इसमें ये दो पावर यहाँ पे बैठा हुआ है, फ्रांस और कौन?
अंग्रेज, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चालू करेगा। तो फ्रांसीसी क्या करता है, चंदा साहिब को सपोर्ट करता है और यहाँ पे मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। और अंग्रेज ये दोनों को सपोर्ट कर देगा तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगा। तो फाइनली क्या होता है ना कि ये कोई उतना ज़्यादा नहीं हो जाता है पावर, ठीक है। इसमें अंग्रेज का प्रभाव बढ़ता है और ये एक तरह से कहा जाए तो इक्वलिटी पे रुकता है, ठीक है। और अगर इन फ्यूचर में देखा जाए तो फ्रांस की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर होने चालू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि हम आपको बता रहे थे अभी पिछले स्लाइड में कि डुप्ले को जाकर के इतना अंग्रेज से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इतना इसका पॉलिटिकली मैन्यूवरिंग इतना बढ़िया था, मिलिट्री इंटेलिजेंस इतना अच्छा इसके पास था कि ये जा करके कहते हैं वहाँ पे, उधर भी तो फ्रांस हार रहा था ना, अब ये लोग डील किए वहाँ यूके में बैठ करके कि भैया यूके में बैठ करके डील हो रहा है कि आप अमेरिका का जो टेरिटरी है वो आप ले लो और इंडिया का जो टेरिटरी है वो हमको दे दो, ठीक है। तो कहा चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है ये बात हमको सुनने में, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि अमेरिका में बोस्टन टी रेवोल्यूशन चलेगा, ठीक है। वहाँ आप देखना अमेरिका में क्या होगा भैया, अमेरिका में बोस्टन टी रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से सब अंग्रेज बाहर जाओ, यूरोप बाहर जाओ, ये सब बात चलेगा। अब वहाँ पे फ्रांस वहाँ भी हाथ से गया और इंडिया में तो डुप्ले को वापस बुला ही लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पौंडीचेरी की संधि होती है और ये सेकेंड वाला आपका सेकेंड कर्नाटक युद्ध आपका खत्म हो जाता है। किसकी संधि से, तो पौंडीचेरी की संधि से। और ये थर्ड वाला देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में वांडीवास का युद्ध हुआ था और कहा जाता है कि यही युद्ध है जो कि डिसाइड कर देता है इंडिया का फेथ कि फ्रांस अब इंडिया में नहीं रहेगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या था, तो 7 ईयर का वॉर हो रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ठीक है। और इसी के बीच में इंडिया में क्या हुआ कि अंग्रेज के जो सेनापति हैं सर अय्यरकुट और ये फ्रांस के सेनापति काउंट दी लिली, ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें फ्रांस बुरी तरह हारता है। फ्रांस क्या होता है, ये बहुत ही बुरी तरह हारता है और जिसमें कि अंग्रेजों का निर्णायक विजय हो जाता है, ठीक है। इसका विजय का कारण क्या था कि अंग्रेजों की नौसेना शक्ति पावरफुल हो गई थी फ्रांस के मुकाबले। दूसरा, इनके पास ज़्यादा पैसे हो गए थे। अब फ्रांस धीरे धीरे इनके पास वित्तीय संकट होने लग गया था। ये 10 जगह फैले थे, सब जगह ये हार ही रहे थे, ठीक है। और ये जो अय्यरकुट था वो उतना बढ़िया सेनापति नहीं था रॉबर्ट क्लाइव के मुकाबले, ठीक है, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक। रॉबर्ट क्लाइव और अय्यरकुट जो था सो बहुत ही पावरफुल सेनापति था। ये जो काउंट लिली था ना उतना पावरफुल नहीं था क्योंकि ये लोग तो डुप्ले को वापस भिजवाइए दिया था डील करके। यहाँ पे क्या होता है, पेरिस की संधि होती है, उसमें कहता है भारत में सिर्फ व्यापार करेगा, आप यहाँ पे किलाबाजी नहीं कर सकते हैं, सेना उना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक गतिविधि पे रोक लगा दिया, यानी कि अब फ्रांस को रोक दिया गया। किसकी, कौन सी संधि से, पेरिस की संधि से। आप इसको याद रखो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746, कारण ऑस्ट्रियन उत्तर अधिकार का युद्ध, समाप्ति ला सपेल की संधि से, ठीक है। आगे चलिए। दूसरा कर्नाटक युद्ध, कारण हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकार का विवाद, समाप्ति पौंडीचेरी की संधि से, ठीक है। तीसरा 1756 to 1763 कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कारण 7 ईयर वॉर, इंपॉर्टेंट वांडीवास का युद्ध, समाप्ति पेरिस की संधि से, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अब अंग्रेज राजनीतिक और गतिविधि फ्रांस को नहीं करने देगा। अब यहाँ पे एक देख लो यार, एक डच के भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें देखना कि 1632 में ये बिहार में अपना एक फैक्ट्री बनाता है। इसका यही एगो क्वेश्चन है जो आता है, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला अपना मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करता है, पीपली में 1627 में करता है, ठीक है। 1676 में पीपली का फैक्ट्री बंद करके बालासोर में बनाता है। उसके बाद फिर इसका जो मेनली था ना, ये जावा में व्यापार करता था, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने चिंसूरा में अपनी बस्ती बनाई थी, ठीक है। इसको इंडिया से उतना मतलब नहीं था, ये चल जाता था चुपचाप उधर इंडोनेशिया, वहाँ पे व्यापार करके आया, पैसा उसा कमाया, मस्त मौज में रहा। इसको उतना मतलब ही नहीं, हम लड़े झगड़ेंगे नहीं, तुम लोग लड़ो हम चले, ठीक है। तो ये इसलिए डच उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। 1632 में एक इंपॉर्टेंट है, देख लेना, हो सके अगर डाटा के लिए हम गलत रहे तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर सही करना, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अभी आप हमको सब्सक्राइब कर लो, जिसमें कि अभी सेकेंड लेक्चर आने ही वाला है, आज या कल में डाल देंगे, रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। उसमें हम लोग बंगाल के बारे में बात करेंगे कि अब किस तरह से अंग्रेज आकर के बंगाल पे कब्जा किया। फिर हम पंजाब देखेंगे, पंजाब पे कब्जा किया, डेक्कन पे कब्जा किया, मराठा के साथ क्या संघर्ष रहा था, फिर उसके जो गवर्नर जनरल ये देखेंगे। तो ये सब आप देखो, जिसमें कि आपका यही 3-4 चैप्टर जो है ना अभी आने वाले 5-6 वीडियो, उसी में आपका 5 से 6 नंबर आराम से हो जाएगा और हम पूरा कर लेते हैं तो 15 नंबर तो हम आपका कहीं नहीं जा रहा है।
एक एक क्वेश्चन जो आएगा सो इसी लेक्चर से रहने वाला है, हमारे ही सीरीज से। तो चलिए ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।